दुनिया के नक्शे पर एक देश बदहाल हो चुका था। अमीरी गरीबी की खाई चौड़ी हो चुकी थी। गरीबी इतनी कि खाने के भी लाले पड़े थे। दुकानों से रोटियां लूटी जा रही थी। वह भी तब जब देश में कृषि का बोलबाला था, मगर देश का शासक निरंकुश था। दैवीय शक्ति का दावा करने वाला शासक जनता की भलाई से लापरवाह था। साम्राज्य विस्तार उसका एकमात्र लक्ष्य था। साम्राज्यवाद की ऐसी सनक थी कि कई जंग हारने के बाद भी प्रथम विश्व युद्ध में वो कूद पड़ा। यह सब कुछ तब हो रहा था जब देश के मजदूर और किसान लाचार थे। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। दशकों से जमे बारूद में चिंगारी जब भड़की, तब एक क्रांति का उदय हुआ। एक क्रांति जो जारशाही की निरंकुशता के कारण भड़की थी। एक क्रांति जो निकम्मी नौकरशाही के कारण पैदा हुई। एक क्रांति जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों और किसानों के कारण जन्मी। और वही क्रांति जिसने सबसे पहले कम्युनिस्ट देश की स्थापना की। यह थी ऐतिहासिक रूसी क्रांति, जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में सियासत की एक नई इबारत लिखी। इस क्रांति के बाद ही पहली बार कार्ल मार्क्स के सपनों को जमीन पर उतारा गया। पहली बार किसी क्रांति ने जमीन, रोटी और डेमोक्रेसी का नारा दिया। पहली बार समाजवाद की शुरुआत हुई और इसके नायक बनने वाले कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर लेनिन थे। वही लेनिन जिसने राजा से सत्ता छीनकर सर्वहारा का राज स्थापित किया और पूरी दुनिया को क्रांति का पाठ पढ़ाया। असल में रूसी क्रांति के कई कारण थे। इनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां शामिल थीं। इस क्रांति के प्राथमिक कारणों में जारवादी सरकार के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार, किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बीच बढ़ता असंतोष और रूसी रूढ़िवादी चर्च पर राजशाही का नियंत्रण शामिल था। रोमनोव वंश के जारशाही शासन ने ग्रामीण किसान वर्ग और शहरी औद्योगिक श्रमिक वर्ग दोनों का खूब उत्पीड़न किया। इससे किसानों और मजदूरों दोनों के बीच एक तरह का असंतोष पैदा हुआ। रूसी किसानों का मानना था कि भूमि उन लोगों की होनी चाहिए जो उस पर खेती करते हैं। इन जमीनों पर सामंतों और पादरियों का कब्जा था। यह सब कुछ जारशाही सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। दरअसल 1760 के दशक में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई और 1783 में इस क्रांति का खात्मा हुआ। अमेरिका के मूल निवासियों की आजादी और उनके अधिकार की मांग को लेकर यह क्रांति भड़की थी। अमेरिकी वासियों की इस क्रांति को फ्रांस का साथ मिला था। फ्रांस की सरकार ने वॉशिंगटन की सेना को हथियार और गोला बारूद और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति की थी। फ्रांसीसी नौसेना ने ब्रिटिश बेड़े से लड़ाई की और वर्जीनिया में अमेरिकी लड़ाकों की रक्षा की। लेकिन अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के कूदने से उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। असल में फ्रांस की आर्थिक हालत पहले से ही खस्ता थी। ऐसे में अपनी माली हालत को नजरअंदाज कर अमेरिका में व्यापक खर्च करना फ्रांस के नागरिकों के गले नहीं उतर रहा था। लिहाजा फ्रांस में सरकार के प्रति लोगों का असंतोष भड़कने लगा। अमेरिकी क्रांति के खात्मे के ठीक 6 साल बाद यानी 1789 में फ्रांस में भी क्रांति भड़की। फ्रांस की यह क्रांति अपने आप में अनूठी थी। इससे फ्रांस और आसपास के देशों के नागरिकों को समझ आया कि प्रताड़ना और शोषण की स्थिति में वे क्रांति की आग को भड़का सकते हैं। भविष्य में इसका असर देखने को भी मिला। इस क्रांति का धुआं फ्रांस के रास्ते रूस पहुंचा। फ्रांस की तरह भूमि का 67% हिस्सा सामंतों के पास था तो 13% हिस्सा चर्च के पास, यानी करीब 80% जमीन इन दो वर्गों के पास ही थी। किसान खेतों में मजदूरों की तरह काम करते थे। एक तरह से ये जमींदारों के गुलाम थे। इनका जीवन यापन जमींदारों द्वारा दिए गए भूमि के छोटे से टुकड़े की पैदावार पर निर्भर करता था। इसलिए 1860 में किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण 1861 में रूस में इस दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी जस के तस बने थे। अभी भी उनके पास जमीन के छोटे टुकड़े ही थे। दूसरी ओर उन्हें जो भी जमीन आवंटित की गई थी उसके लिए उन्हें कई दशकों तक कर का भुगतान करना पड़ता था। 20वीं सदी की शुरुआत में भूमि सुधारों के प्रयासों के बावजूद रूस में मुख्य रूप से किसान गरीब बने रहे और जमीन पर मालिकाना हक को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी। दूसरी तरफ रूस में उद्योग का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। रूस में 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन इसका सबसे नकारात्मक पक्ष ये था कि रूस की औद्योगिक क्रांति में विदेशी पूंजी की बड़ी भूमिका थी। बड़े बड़े निवेशक विदेशी थे, मगर इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर स्थानीय रूसी नागरिक थे।
ऐसे में इन निवेशकों को मजदूरों की स्थिति से कहीं ज्यादा अपने आर्थिक लाभ की परवाह थी। निवेशकों की इस सोच के चलते मजदूरों की अनदेखी होने लगी। दूसरी तरफ रूसी निवेशकों के पास पूंजी कम थी। ऐसे में वे विदेशी निवेशकों से आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे। इसके चलते रूसियों की फैक्ट्री में भी मजदूरों की हालत बदतर हो गई। यानी फैक्ट्री चाहे रूसियों की हो या बाहर वालों की, हर जगह मजदूरों का शोषण हो रहा था। उन्हें उचित वेतन और अधिकार नहीं मिलते थे। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती थी। इससे मजदूरों में असंतोष बढ़ गया। इन कारणों ने मिलकर धीरे धीरे रूस को क्रांति के दहलीज पर ला खड़ा किया। रूसी क्रांति को उभारने में वहां के विचारकों की भी बड़ी भूमिका थी। अनेक रूसी विचारक यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से खासा प्रभावित थे। देश में शासन की निरंकुशता और गरीबों की आजादी के लिए वे उसी तरह के परिवर्तन रूस में भी चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने किसानों को जगाया और मजदूरों में संगठित होने की विचारधारा का प्रसार किया। यानी रूस की तत्कालीन स्थितियों में एक नरमपंथी जनतंत्रवादी अथवा सुधारक को भी क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान गोइंग टू द पीपल यानी जनता के पास जाओ नामक एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके तहत रूसी विचारक किसानों को क्रांति की राह दिखाने लगे। यूरोप के उदार विचारों ने भी रूसी क्रांति लाने में बड़ा योगदान दिया। भौतिक क्रांति से पहले रूसी जनता के विचारों में क्रांति हुई। जार के अनेक प्रतिबंध लगाने पर भी पश्चिम के उदार विचारकों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। विभिन्न रूसी लेखकों जैसे कि टॉल्स्टॉय, टर्जनेव इत्यादि ने नवयुवकों के विचारों में क्रांति पैदा कर दी। वे पश्चिमी देशों में प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों की मांग करने लगे। जार ने अब उन्हें ठुकराने की कोशिश की, तब लोगों में एक प्रकार का गुस्सा पैदा हुआ। उधर औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में मजदूरों से प्रेरित होकर उन्होंने किसानों को जगाया और मजदूरों में संगठित होने की विचारधारा का प्रसार किया। यानी रूस की तत्कालीन स्थितियों में एक नरमपंथी जनतंत्रवादी अथवा सुधारक को भी क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान गोइंग टू द पीपल यानी जनता के पास जाओ नामक एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके तहत रूसी विचारक किसानों को क्रांति की राह दिखाने लगे। यूरोप के उदार विचारों ने भी रूसी क्रांति लाने में बड़ा योगदान दिया। भौतिक क्रांति से पहले रूसी जनता के विचारों में क्रांति हुई। जार के अनेक प्रतिबंध लगाने पर भी पश्चिम के उदार विचारकों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। विभिन्न रूसी लेखकों जैसे कि टॉल्स्टॉय, टर्जनेव इत्यादि ने नवयुवकों के विचारों में क्रांति पैदा कर दी। वे पश्चिमी देशों में प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों की मांग करने लगे। जार ने अब उन्हें ठुकराने की कोशिश की, तब लोगों में एक प्रकार का गुस्सा पैदा हुआ। उधर औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में मजदूरों के संगठन बनने लगे। इन संगठनों पर समाजवाद के विचार का खासा प्रभाव था। 1883 में रूसी साम्यवाद के जनक जॉर्ज प्लेखानोव के नेतृत्व में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। 1.5 दशक बाद यानी 1898 में यह दल समाजवादी समूहों के साथ मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। लेकिन कुछ नीतियों पर मतभेद के चलते पार्टी 2 धड़ों में बट गई। एक धड़ा जर्मनी और फ्रांस में संसदीय चुनावों में भाग लेने वाले दलों का समर्थक था। इस धड़े में दूसरे के मुकाबले कम लोग थे, इन्हें मेंशेविक कहा जाता है। वहीं दूसरा धड़ा जिसमें ज्यादा लोग थे, उसकी सोच बिल्कुल उलट थी। उनका मानना था कि जिस देश में कोई संसद नहीं है और जहां कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, वहां संसदीय व्यवस्था के अनुसार संगठन बनाना अक्लमंदी की बात नहीं है। इस धड़े को बोल्शेविक कहा जाता है। व्लादिमीर लेनिन इसी के नेता थे। धीरे धीरे लेनिन बोल्शेविक पार्टी को मजबूत करने में लग गए। वो इस पार्टी का इस्तेमाल क्रांति के एक उपकरण के तौर पर करने लगे। इसी दौरान लेनिन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर निर्वासित जीवन बिताने के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। इसी निर्वासन के दौरान वो मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में एक प्रमुख सिद्धांतकार बनकर उभरे। रूस में समाजवादी दलों का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ ही रहा था कि वहां 1905 की क्रांति हो गई। असल में 1904-05 में रूस में जापान से युद्ध हुआ, लेकिन इसमें रूस की हार हो गई। आधुनिक इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी यूरोपीय शक्ति को एशियाई शक्ति से हार मिली हो।
इसी शर्मनाक हार के साथ एशिया में सदियों से अनियंत्रित रूसी विस्तार का अंत हो गया। इस सैन्य उलटफेर ने पूरे एशिया पर आधिपत्य स्थापित करने के रूस के सपने को चकनाचूर कर दिया।